हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न अपवाह तंत्र से संबंधित है। सिंधु बेसिन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेर मुख कहते हैं। भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है तथा इस क्षेत्र में हुंजा, नुब्रा, श्योक, जास्कर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिनाब। इन सारी सहायक नदियों में भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब नदी सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल बारालाचाला दर्रा के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग के निकट तांडी से मिलने से होता है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेचन दोआब किसके बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रावी और चिनाब के। रेचन दोआब रावी एवं चिनाब नदियों के बीच पाया जाता है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। उत्तर मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ प्रमुख दोआब हैं। बिस्ट दोआब व्यास और सतलज के मध्य है। बारी दोआब व्यास एवं रावी के मध्य है। रेचन दोआब रावी एवं चिनाब के मध्य है और चाच दोआब चिनाब एवं झेलम के मध्य है। अगला प्रश्न है, नदियों और उनकी उत्पत्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में बंगाल बेसिन के पहाड़ों से व्यास नदी निकलती है। व्यास सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से निकलती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरिके के पास सतलज नदी में जा मिलती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरी नाग झरने के समीप शेषनाग से निकलती है। पाकिस्तान के झंग के निकट यह चेनाब से मिलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्र और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर बहती है। सतलज नदी तिब्बत में
4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लागचेन खंबात के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प व्यास नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा। आगे के प्रश्न ब्रह्मपुत्र बेसिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहांग और धनसरी दक्षिण है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोस है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, माजुली। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद में है। इस नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहांग और धनसरी है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोस है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है तथा अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए हुए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, तिब्बत में इस नदी में जल एवं सिल्ट की बहुत अधिक मात्रा होती है। दूसरा कथन है, भारत में यह नदी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद में है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इस सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में रांगो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। हिमालय के गिरिपथ में यह सिसंग व दिशंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे में पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या शिकांग और लोहित मिलती हैं और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र के बाएं तट पर बूढ़ी दिहांग और धनसरी आकर मिलती हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी, कोमेग, मानस व संकोस है। तीस्ता नदी इसके दाहिनी किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम डैश से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। आगे के प्रश्न गंगा बेसिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य या यूटी में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड।
गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी के प्रमुख स्रोत भागीरथी नदी का उद्गम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा से मिलने के बाद यह आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी उत्तर के मैदान में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम स्थान पर बना प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्णप्रयाग है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो कर्णप्रयाग में मिलती है, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतोपथ ग्लेशियर। आगे के प्रश्न यमुना नदी से संबंधित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित नदी है। यमुना का उद्गम बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलकर गंगा के समानांतर बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित दिल्ली से आगरा या इटावा के मध्य होती है, जिसका प्रमुख कारण बड़े पैमाने पर जल की सिंचाई, नहरों में अपवर्तन, कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग तथा औद्योगिक कचरा इत्यादि है। यमुना में नगरों के अपशिष्ट के मिलने से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है तथा शैवाल और पादप प्लवक के कारण इसके जल का रंग हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय के बंदरपुच श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयागराज में इसका गंगा में संगम होता है। इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर मिलती है, जबकि हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर तथा आगरा नहर में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। यह 7 नदियों से मिलकर बनती है, जिसमें अरुणा प्रमुख है, जो गोसाईनाथ के उत्तर से निकलती है। महान हिमालय श्रेणी में गहरा खंड बनाने के उपरांत इसमें पूर्व की ओर से तामूर और पश्चिम की ओर से सोन कोसी नदियां आकर मिल जाती हैं। शिवालिक को पार कर कोसी नदी एक विशाल जलोढ़ पंख का निर्माण करती है और जयनगर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। कोसी भयंकर जल प्लावन और मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है तथा बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी 7 नदियों से मिलकर बनी है, जिसमें अरुण प्रमुख है, जो गोसाईनाथ के उत्तर से निकलती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी। अगला प्रश्न है, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा की। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व में तमूर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर यह सप्तकोसी बनाती है। अगला प्रश्न है, रीवा के दक्षिणी भाग में खेंजुआ पर्वत श्रेणियों में से सोन नदी का बहना डैश का एक उत्तम उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्यारोपित नदी। रीवा के दक्षिणी भाग में खेंजुआ पर्वत श्रेणियों में से सोन नदी का बहना अध्यारोपित नदी का एक उत्तम उदाहरण है। सोन नदी गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई 881 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में रीवा पठार के दक्षिणी भाग में कैमूर श्रेणियों तथा खेंजुआ श्रेणियों के आर पार प्रवाहित होने वाली सोन नदी पूर्वारोपित नदी का प्रमुख उदाहरण है। पूर्वारोपित या अध्यारोपित सरिता अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित राज्यों के किस समूह से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों से होकर गुजरती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खत भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 से 50 मीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई 20 से 50 मीटर है। डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। यहाँ के मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत उर्वर है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अध्यारोपित प्रवाह। चंबल नदी अध्यारोपित अपवाह तंत्र का प्रकार है। अध्यारोपित अपवाह तंत्र स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। सोन नदी भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के मेहू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्डक कहा जाता है। आगे के प्रश्न नर्मदा नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित नदियों में से उनकी स्थिति के अनुसार सबसे उत्तर में कौन सी अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। इन सभी ऑप्शंस में नर्मदा नदी सबसे उत्तर में स्थित है। इसके बाद उत्तर से दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारंद मुख बनाती है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिणी में बह रही है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। अगला प्रश्न है विषम चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा द्रोणी और तापी द्रोणी दोनों ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से बहती है। नर्मदा और तापी दोनों ही प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं और ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, जबकि तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। नर्मदा नदी की द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है, वहीं तापी नदी की द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। नर्मदा और तापी दोनों ही नदियां जल के लिए वर्षा पर निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुपेरिम पोस्ट ड्रेनेज की मिसाल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है नर्मदा। अध्यारोपित या पूर्वारोपित अपवाह सुपेरिम पोस्ट ड्रेनेज की नदियां अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना पर करती हैं। ऐसी अवस्था में ऊपरी आवरण वाली घाटी का निचली संरचना पर आरोपण कर दिया जाता है। सोन, नर्मदा, चंबल, ताप्ती तथा बनास नदियां अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। आगे के प्रश्न ताप्ती नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है तापी नदी डैश से निकलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा हिल्स। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास से निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है। यह लगभग 724 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जिसमें लगभग 79% भाग महाराष्ट्र में स्थित है तथा 15% मध्य प्रदेश और 6% गुजरात राज्य में वितरित है। अगला प्रश्न है महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। महानदी प्रायद्वीप भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है, जो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी का जल तंत्र मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा तथा गौड़ रूप से झारखंड, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है महानदी का उद्गम डैश से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर छत्तीसगढ़। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यह नदी 851 किलोमीटर लंबी और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस नदी के अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में तथा 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। आगे के प्रश्न गोदावरी बेसिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। पर नदी का जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला है। इसकी मुख्य सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, वेनगंगा, प्राणहिता तथा मंजरा है।
अगला प्रश्न है, पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर से बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे बड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगाई आदि नदियां शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, माही व पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कृष्णा बेसिन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।